यूएई जो कि लगभग 3 मिलियन बैरल पर डे प्रोड्यूस करता है और सऊदी जो 9 मिलियन बैरल पर डे प्रोड्यूस करता है, यूएई ने कहा कि आने वाला समय तो वैसे भी लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे, मुझे मतलब नहीं है आपके कोटा सिस्टम से। और मैं आज आपसे विदा लेता हूं। 1967 में जुड़ा हुआ यूएई वर्ष 2026 में जाकर के इनका साथ छोड़ते हुए कहता है कि मैं इस प्रोडक्शन को बढ़ाकर 5 मिलियन बैरल पर डे करूंगा। आपका जो ये कोटा है ना कि इतना ही पैदा करो, नहीं, मैं अपनी जरूरत के हिसाब से चलूंगा। आप कौन होते हो ये तय करने वाले? अब आपका दिमाग एकदम भन्ना आएगा कि यार तेल का प्रोडक्शन बढ़ा तो तेल की कीमतें नीचे आएंगी। जी हां, एकदम सुनते ही ये लगता है कि तेल की कीमतें नीचे आएंगी, लेकिन अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड है ना, अगर आज भी ये खुलता है तो 6 महीने लगेंगे प्राइस को वापस सामान्य होने में, क्योंकि जितनी ज्यादा प्राइसेस अनस्टेबलाइज हो रखी हैं, जितने प्रोडक्शन रुके हुए हैं, सिस्टम को वापस से बहाल होने में जितने लोन चढ़े हुए हैं, जितने स्ट्रेटेजिक रिजर्व खाली हो गए हैं, उन्हें भरने में अभी लगभग 6 महीने का समय लगेगा। स्थितियां सामान्य होने में समय लगेगा। ऐसे में इन्होंने युद्ध के काल में ही ये डिसाइड कर दिया कि सुनो, तेल भले ही ना बिक रहा हो, लेकिन जिस दिन बिकना शुरू होगा, जिस दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला होगा, उस दिन मैं बटन दबा दूंगा और पूरा पूरा तेल एक ही बार में निकाल दूंगा जमीन में से बाहर। सब लोगों ने कहा कि ये तो तगड़ा काम कर जा रहे हो यूएई, आखिर नाराज किससे हो? यूएई सऊदी से नाराज है या फिर खुद से? क्या है मतलब असल में नाराजगी किससे है? कोटा सिस्टम तो तुमको भी तेल की कीमत बढ़ाने का मौका देता है। बोले नहीं, ये ज्ञान मत दो हमें। जब कोटा है हमारा, तब भी किसी दूसरे देश ने हमारा प्रोडक्शन रोक दिया। भाई आज ईरान कंट्रोल करके 2 महीने से युद्ध के दौरान बैठा हुआ है। दुनिया में तेल होते हुए भी तेल बाहर नहीं आ रहा। जिनके पास कंट्रोल है वो भी बेच नहीं पा रहे। जिनके पास कंट्रोल है अगर वो भी नहीं बेच पा रहे तो इसका करूं क्या, फायदा क्या है? जब खुलेगा तो मैं एक साथ बेच करके भाई पैसा कमाऊंगा। इस समय हालत खराब है। आपके दिमाग में कई तरह के प्रश्न उठेंगे कि साहब अगर ये हालात हुई तो सीधा सीधा असर इन दोनों की दुश्मनी के रूप में, क्योंकि ओपेक का लीडर है सऊदी अरब। बोले ये अब इससे नाराज नहीं हो जाएगा क्या? है, ऑलरेडी यूएई से नाराजगी है। वो हमने कई बार डिस्कस किया, आज भी और डिस्कस करेंगे। और जान लीजिए, ईरान ने इस 2 महीने के युद्ध में यूएई को खूब टारगेट किया है कि बेटा तुम इजराइल के मित्र हो, लो तुम ही पिटो। इस पूरी कहानी में 95% हमले ऐसे थे जो यूएई के ऊपर हुए तो सही, लेकिन वो न्यूट्रलाइज कर दिए अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के द्वारा या फिर इजरायली डिफेंस सिस्टम के द्वारा, या यूएई के पास सक्षमता थी। लेकिन इस पूरी कहानी में जब यूएई ने जीसीसी कंट्रीज को संयुक्त रूप से यह कहा कि देखो मेरे ऊपर इतने हमले हो रहे हैं, आप सब मिलकर के यह क्यों तय नहीं करते कि हमें ईरान को मारना है? आपको बीच में मैंने कई सेशंस ऐसे साझा किए थे जिसमें यूएई ने कहा था कि मैं ईरान को आतंकवादी देश मानता हूं, मैं उस पर हमला कर दूंगा। इन सब देशों को जब जब उसने बात करी ना, ये सारे लोग पीछे हट गए। आपको ध्यान होगा पिछले साल सऊदी और पाकिस्तान ने एक पैक्ट किया जिसमें कहा कि सऊदी पर गोला गिरेगा तो पाकिस्तान साथ आएगा और पाकिस्तान पर गिरेगा तो सऊदी साथ जाएगा। इसी पूरे पैक्ट के चलते यमन में जब हूती और हदियों का विरोध चलता रहता है तो सऊदी ने यूएई के जो संसाधन है, कहिए जहाज, ट्रक, टेम्पो टाइप की जो चीजें हैं, इनके ऊपर यमन में हमला कर दिया था। पिछले साल की बात है, हमने इस पर सेशन भी किया था कि सऊदी ने यमन में जो यूएई का इंटरफेरेंस था उस पर गोले गिरा दिए थे। इस बात को यूएई ने हालांकि तब खून किसी घूंट पी के निगल लिया था, क्योंकि वो जानता था कि सऊदी से अगर मैं युद्ध करने निकला तो मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा, हॉस्टाइल हो जाएगा। लेकिन अंदर एक कुंठा पल गई कि तुम साथ होकर के भी हमारी इंसल्ट कर दिए। ये इंसल्ट के पीछे असल में इनकी खड़ा था पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं सऊदी को चढ़ा के चल रहा था कि सर आप तो कतई मत डरिए, न्यूक्लियर बम लेकर बैठा हूं मैं आपके साथ हूं, आप चिंता मत करिए। यही कारण था कि यूएई के जो प्रिंस हैं, जो मतलब किंग हैं, वो भारत की यात्रा पर आए थे। 1 दिन की यात्रा पर थे, बस आए और मिले प्रधानमंत्री से और मिलकर चले गए थे। मतलब उस समय उन्हें यह महसूस हुआ कि नहीं, हमें कोई साथ चाहिए होगा। और आप जान लीजिए, इनके अलावा एक और समूह बना जिसमें रूस नेता बनकर आया और उसने अपने साथ 10 देशों को शामिल किया, जिसे ओपेक प्लस कहते हैं। संयुक्त रूप से दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। दुनिया का 20% तेल ये भी पैदा करते हैं, जिसमें रूस, मैक्सिको, कजाकिस्तान, ओमान, अजरबैजान, मलेशिया, बहरीन, ब्रुनेई, साउथ सुडान ये शामिल हैं। ये लोग भी इसके साथ ही रहते हैं और दुनिया में कीमतों को कंट्रोल करते हैं। इन देशों को एक साथ आज जो झटका दिया वो इन्हीं के एक दोस्त ने बागी होकर दिया कि सुनो हम अपना तेल खुद निकालेंगे। तो साहब यहां पर अब प्राइस कंट्रोलर ओपेक इनके बिना हो गया है। अब हमको यह समझना होगा कि यूएई ने असल में
5 मिलियन बैरल निकालना था, समझ में आया, लेकिन अचानक बेगाना कैसे हुआ, इन लोगों को छोड़कर कैसे भाग गया? क्यों यूएई ने इस तरह का अनाउंसमेंट ऐसे समय पर किया जब तेल निकल ही नहीं रहा है? होता कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, उस समय खोल देता। इस समय जब संयुक्त रूप से सब साथ होकर के ईरान के खिलाफ लड़ सकते हैं, उस समय इस अनाउंसमेंट का क्या मतलब है? और यह मतलब इन्होंने 1 मई से कह दिया है कि 1 मई से हम इस पर लागू हो जाएंगे साहब, हम छोड़ रहे हैं ओपेक और 1 मई से काम करना शुरू कर देंगे। तो अब आपका इस वीडियो का सेकंड पार्ट जो आपको समझना होगा कि यूएई सऊदी से खफा क्यों हुआ, इसको अब आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे। साथियों, कुल मिलाकर के अब बात क्या निकल कर आई कि अगर यूएई बाहर निकला तो एक नहीं कई कारण रहे होंगे जिसके चलते ओपेक के अंत की शुरुआत के रूप में इस खबर को देखा जा रहा है। मैं मतलब यूएई असल में इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है इन लोगों की वजह से कि नहीं भाई मैं अलग ही रह लूंगा। इस बारे में चर्चा सीएनएन के पत्रकारों ने जब इनसे की तो इन्होंने जवाब यही दिया कि नहीं, हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं और इस प्रोडक्शन से हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, हमारी जरूरतें जो हैं वो ज्यादा हैं, हमें ज्यादा पैसे की जरूरत है, इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर यूएई ने अब सऊदी को यह कहा कि सुनो, तुम्हारी छत्र छाया में रहने की हमें जरूरत नहीं है, हम अपना काम खुद देख लेंगे। तो इस ऑयल के गणित में यूएई का अलग निकलकर चल जाना अपने आप में कहिए कि अंदर के बिगड़े हुए रिश्तों की सुगबुगाहट है कि मामला बिगड़ रहा है। क्या भारत का कोई रोल है इसमें? बिल्कुल कहा जा सकता है। असल में आज से 2 दिन पहले की खबर है कि भारत के जो एनएसए हैं डोभाल साहब, वो जाकर के यूएई में वहां के जो शेख हैं मोहम्मद बिन जायद, उनसे मुलाकात करते हैं। कहा जा रहा है कि भारत इस समय पर पूरे समय यूएई के साथ बना हुआ था, क्योंकि भारत ने, इजराइल ने, यूएई ने और अमेरिका ने एक गठबंधन बनाया हुआ है जिसका नाम है I2U2 गठबंधन, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। इस I2U2 गठबंधन के चलते भी कहीं ना कहीं इस इजराइल की गणित को बदलते हुए देखा गया, इस यूएई की गणित को बदलते हुए देखा गया। बोले अब समय आ गया है ये पब्लिक करने का कि आप और हम साथ हैं। कुछ वैसी स्थिति निकल कर आई। तो भारत के लिए क्या होगा इसका मायना? देखिए, भारत के लिए बहुत बड़े मायने होंगे 2 तरह से। कैसे? यूएई जैसे ही इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद पब्लिक के लिए ओपन होगा, उस समय हो सकता है कि भारत यूएई के साथ एक ऐसा पैक्ट साइन कर ले जैसा चाइना ने ईरान के साथ किया हुआ है $400 बिलियन तेल खरीदने का। तो यूएई के साथ भारत इजराइल की मित्रता से यूज करते हुए कि सुनो भाई, हम भी आपके साथ एकदम एक मुश्त, आप प्रोडक्शन करो, कह रहे कि भाई मैं $5 मिलियन खरीद रहा हूं, 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन हम आप ही से खरीद लेंगे, हम तो वैसे भी 85% इंपोर्ट करते हैं, आपके लिए हम ग्राहक बनकर बैठे हैं, बढ़िया गठबंधन है, निभाते हैं और बढ़िया काम करते हैं। ऑलरेडी हम अपनी ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 10% अभी भी यूएई से इंपोर्ट करते हैं, हम और बढ़ा देंगे। कुल मिलाकर के भारत अब उस स्थान को लेना चाहता है जो सऊदी पाकिस्तान के साथ कर रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा।